आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जून 2023 का वन लाइनर करेंगे। इससे पहले लास्ट 1.5 सालों में हम लोगों ने एक कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण को देखा है और इस मंथ से प्रतियोगिता दर्पण का जो हम लोग एक कंप्लीट डिस्कस करते हैं उसके साथ ही साथ वन लाइनर को भी डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। वन लाइनर का लाभ ये है कि कम समय में भी आप प्रतियोगिता दर्पण आधे 1 घंटे में पूरे 1 मंथ का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण जून का आप लोग जानते हैं पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है। उसमें जो पहला टॉपिक है आप देखोगे कि उसमें लिखा हुआ होगा असम में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। असम जो नॉर्थ ईस्ट में है वहां एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है केंद्र सरकार, असम की सरकार और 2 उग्रवादी संगठनों के बीच। यही क्वेश्चन में रहेगा, किन 2 उग्रवादी संगठनों के बीच असम में ट्रायंगुलर समझौता हुआ है। तो 2 उग्रवादी संगठन होंगे, एक दिमाशा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दूसरा दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल। ये 2 उग्रवादी संगठन है असम के और इन्हीं दोनों के बीच, दोनों के साथ केंद्र और राज्य की सरकार ने समझौता किया है। ये लोग शस्त्रों के माध्यम से उग्रवाद का फैलाव असम में अपनी मांगों के लिए करते। तो एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, अब क्या है स्थिति कि असम में हर तरह का उग्रवादी संगठन की समाप्ति हो गई है अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार। अब यहाँ पे जो दिमाशा शब्द है वो एक जिला है असम में, दीमा हसाओ, वहां से लिया गया है। हम लोगों को इसी पे फोकस रखना है, ये 2 संगठन पे। इन 2 संगठनों के साथ केंद्र और असम ने समझौता किया है। अब अगर आप इसके मैप पर जाइएगा, असम के मैप पे, तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि आखिर क्या कारण है कि असम में या नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी संगठन इतना ज्यादा है या कश्मीर में उग्रवादी संगठन इतना ज्यादा है। उसके पीछे कारण है, अगर आप मैप देखिएगा तो ये हमारा बंगाल, ठीक है, ये है बंगाल। अगर यहाँ पे कोई आके ब्लॉक कर देता है जिसे हम लोग चिकन नेक कहते हैं, एक भूगोल में एक शब्द है चिकन नेक। ये आपको असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, सिक्किम के बॉर्डर पे, अगर यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए तो इधर जाना पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि ये जो पूरा असम और उसके साथ साथ अदर स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी दिल्ली से उतनी हो नहीं पाती है, जिस कारण जो विकास है, डेवलपमेंट है, शुरू से नॉर्थ ईस्ट में उतना हो नहीं पाया। और साथ में एक टेंडेंसी आप देखिएगा कि जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं और वहां पे जो ट्राइबल्स रहते हैं वो अपने मांगों के लिए उग्रवाद का सहारा लेते हैं। वो अपने मांगों के लिए उग्रवाद का सहारा लेते हैं। कहीं ना कहीं यदि आप कश्मीर को देखिएगा तो ये भी एक पहाड़ी इलाका है और पीओके के आगे ये जो पाकिस्तान है, ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है और जहां जहां ट्राइबल कम्युनिटी होती है वहां पे उग्रवाद रहता है। यदि आप इतिहास पढ़े होंगे और मौर्यन डायनेस्टी को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक को तक्षशिला भेजा गया था वहां उग्रवाद को शांत करने के लिए। यही कारण है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं या जो पहाड़ी एरियाज होते हैं जहां पे ट्राइबल्स हैं वो अपने मांगों के लिए हिंसात्मक रूप अख्तियार करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, इन सभी जगहों में जब जब मांग की जाएगी तो हिंसात्मक रूप से अपने मांगों को रखा जाएगा। चलिए, तो ये आप देख लीजिएगा असम का ये बॉर्डर है। असम सभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को टच करता है, ठीक है, केवल नहीं करता है तो सिक्किम को। अब ज्यादा डिस्कशन हम लोगों ने जो कंप्लीट प्रतियोगिता दर्पण उसमें कर लिया है तो इसमें थोड़ा शॉर्ट करके हम लोग चलेंगे। तो पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस प्रकार मिलता है? यदि आप प्रतियोगिता दर्पण में देखिएगा तो उसमें है कि किन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है
और किन्हें किनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटा लिया गया। अगर कोई मेरे बातों को सुन रहे होंगे और बृहद रूप से जानना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का जो जून अंक है, जो कम्प्लीटली किताब के माध्यम से डिस्कस किया जाता है, उसमें आप जा सकते हैं, और शॉर्ट में देखना है तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि राष्ट्रीय पार्टी बनेगी कैसे। तो मान लिया जाए कि आपको ही नेशनल पार्टी बनना है, या तो आपके पास पार्टी नहीं है, या फिर अगर पार्टी है तो राज्य स्तरीय पार्टी, एक स्टेट में आपकी पार्टी है। मान लिया जाए कि बिहार में आपकी एक पार्टी है, ठीक है, और उस पार्टी का नाम है बिहार पार्टी। अज्यूम कर लीजिए उस पार्टी का नाम है बिहार पार्टी। अब आप चाह रहे हैं कि हम केंद्र के फलक पे अपने पार्टी का विस्तार करें, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर ले। यानी कि पूरा जो भारत है उसमें बिहार में चलिए आप राज्य स्तरीय पार्टी है, तो आपको क्या करना होगा? यूपी में, ये मैं अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ, किसी भी 4 स्टेट में, वो यूपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 4+4 या 4 से अधिक स्टेट में आपको राज्य स्तरीय पार्टी बनाना होगा अपनी पार्टी को। हम लोगों ने जो अभी एक कल्पना की है कि हमारे पार्टी का नाम बिहार पार्टी है, उसे हम लोग केंद्र स्तरीय पार्टी बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को करना होगा कि बिहार के साथ साथ कम से कम 4 या 4 से ज्यादा, कम से कम 4 या 4 से ज्यादा राज्यों में अपने पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलवा दे। एक ये करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब लोकसभा का चुनाव आएगा या विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मत हम प्राप्त कर लें, साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ले। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल ध्यान देंगे कि अब तो एक तरीका है कि आप 4 या 4 से अधिक राज्यों में आपकी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है, तो आपको सीधा सेंट्रल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा है कि मान लिया जाए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हम लोग को करना क्या होगा? बिहार पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए उसमें ये करना होगा कि 4 अलग अलग राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में जो वोटिंग होगा, वैलिड वोट होगा, जो कुल वैध मत होगा, मान लीजिए वैध मत 100 है, तो 100 है, तो हर 4 या 4 से अधिक राज्यों में 100 में से 6% हम लोगों को वो वोट शेयर मिल जाए। यानी हमारा जो पार्टी है बिहार पार्टी, अगर उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% लोकसभा के चुनाव में, या अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो विधानसभा के चुनाव में 6% हम लोगों को वोट मिल जाए, वैलिड वोट। कुछ वोट ऐसा होता है जो कैंसिल हो जाता है, वो इनवैलिड वोट हो जाता है। तो कुल वैध मतों का 6% यदि मिलता है हमें 4 या 4 से अधिक राज्यों में, लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, तो हम लोग केंद्रीय पार्टी बन सकते हैं। और साथ ही अगर लोकसभा का जब चुनाव होगा तो पूरे भारत से 4 सीट हम लोग को जीतना होगा, 4 सीट हम लोग को लोकसभा का जीतना होगा, तब हम लोग केंद्र की पार्टी हो जाएंगे। दूसरा तरीका है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मत का 6% प्राप्त कर लेंगे, साथ ही पूरे भारत में 542 543 जो लोकसभा के सीटें हैं उसमें से केवल 4 सीट हम लोग को जीत लेना है और केंद्र की पार्टी हम लोग बन जाएंगे। तीसरा तरीका ये देखना है यदि उनसे कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीत ले, यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो जितना कुल सीट है उस कुल सीट का 2% हम लोग जीते, कुल सीट का 2% सीट जीते कम से कम 3 राज्यों में। मान लिया जाए कि बिहार में जितना सीट है 40 है, इसका 2% हम लोग प्राप्त कर ले। यूपी में 80 है, इसका 2% हम लोग प्राप्त कर ले। गुजरात में 25 है, तो इसका 2% यदि हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो हम केंद्र की पार्टी बन जाएंगे। तो 3 स्टेट में हम लोग को 2% सीटें प्राप्त करनी होगी। अगर प्राप्त कर लेते हैं तो केंद्र की पार्टी बन जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं।
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग का कोई पार्टी इनिशियल स्टेज में है, राज्य स्तरीय भी पार्टी नहीं है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा। ये सभी जो क्वेश्चन है पीटी में भी पूछा जा सकता है, मेंस और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है। मेंस और इंटरव्यू का बहुत ही हॉट टॉपिक होता है। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक पार्टी बनाई, बिहार पार्टी बनाई है। अब उसे राज्य स्तरीय पार्टी बनाना है, जैसे जेडीयू, राजद, लोजपा, ये सब बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी है। अब हम लोगों ने एक पार्टी बनाया है बिहार पार्टी, इसे राज्य स्तरीय पार्टी बनाना है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि संबंधित राज्य विधानसभा के चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले, साथ ही उसी राज्य में कम से कम 2 सीटें जीत ले। मान लिया जाए कि 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो जितना वोट डाला जाएगा, वैलिड वोट, जो वैलिड वोट डाला जाएगा उसका 6% हम लोगों को प्राप्त कर लेना है। और इसके साथ बिहार में जो 243 सीट है, उन 243 सीट में केवल 2 सीट हम लोग को जीत लेना है। तो ये काम यदि हम लोग कर लेते हैं तो हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी। तो 2 सीट जीत लेंगे। अब जैसे कि अभी एक नेता है प्रशांत किशोर, उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाई है। 2025 में यदि वो चुनाव लड़ते हैं और कुल वैलिड वोट का 6% प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ 2 सीटों को जीत लेते हैं तो उनकी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएगी, जिसकी बहुत ही अधिक संभावना है। ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग ये देखेंगे राज्य स्तरीय पार्टी में कि लोकसभा के चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर ले, साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीत लिया जाए। अब हम लोग को यह सोचना है कि 2025 में चुनाव होगा, हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है बिहार पार्टी, उसमें क्या करना होगा। जो लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा और हम लोग यदि जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग को करना क्या होगा कि बिहार में जितना वैलिड वोट होगा उस वैलिड वोट का 6% हम लोगों को प्राप्त कर लेना। वैलिड वोट क्या होता है, पिछले वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के जून वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है। तो 6% जो वैलिड वोट बिहार में पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, 100% का 6%, यदि 100% वैलिड वोट पड़ गया तो उसका 6% हम लोगों को मिल जाना चाहिए। और साथ ही साथ कम से कम 1 सीट जो होता है वो एमपी का हम लोग जीत ले, तो हम लोगों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि विधानसभा के चुनाव में 6% और लोकसभा के भी चुनाव में 6%, लेकिन 2 सीट अगर आप जीतते हैं विधानसभा में तो राज्य स्तरीय पार्टी, और केवल 1 सीट आप लोकसभा में जीतते हैं तो आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाते हैं। तीसरा रास्ता ये है कि आप चाहते हैं आपकी जो पार्टी है राज्य स्तरीय पार्टी बने, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यदि संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में 3% सीटें जीत लिया जाए या विधानसभा में 3 सीटें जीत लिया जाए। अब दोनों में से एक रास्ता है। एक रास्ता है कि मान लिया जाए कि बिहार में जो 243 सीट है उसका 3% आप प्राप्त कर लीजिए। उसका अगर आप 3% प्राप्त कर लेते हैं तो सीधा आप राज्य स्तरीय पार्टी हो जाएंगे। नहीं तो आपको प्रतिशत के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो आप जाइए और सीधा 3 सीट जीत लीजिए। यानी कि जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है वो सिर्फ किसी तरह 3 सीट जीत ले, वो 1 वोट से ही क्यों ना जीते, 3 सीट अगर जीत लेती है तो राज्य स्तरीय पार्टी बनेगी। अब इससे ऊपर से अगर तुलना किया जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 2 तरीका था कि 6% वैलिड वोट भी होना चाहिए और 2 सीट होना चाहिए। अब इस 6% से मतलब नहीं रखना है तो 2 सीट को जैसे ही हम लोग 3 सीट करेंगे हम लोग राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे, और वोट हमें कितना पड़ा है इससे हम लोग को कोई फिर मतलब नहीं होगा। तो 3 सीट जीतिए और राज्य विधानसभा में आपके 3 उम्मीदवार जीतेंगे और आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या 3% सीट जीत लेंगे तो आपको राज्य विधानसभा में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद देखना है एक तरीका और दिया गया कि लोकसभा के आम चुनाव में, यानी
यानी कि एमपी के चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8%, अर्थात अब यहाँ पे सीट की बात नहीं होगी। अब आपको केवल और केवल 6% के जगह पे यदि आप 8% वोट प्राप्त करते हैं, वैलिड वोट, लोकसभा के चुनाव में, तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और 8% देखने में कम लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। जब बीजेपी पहली बार जीती थी लोकसभा का चुनाव तो केवल 31% वोट उसे मिला और वो लोकसभा का चुनाव बहुत बड़े मत से जीत गई थी। तो 8% सीट यदि 8% वोट यदि मिल जाता है बिहार पार्टी को, जो काल्पनिक रूप से हम लोगों ने बनाया है, तो हमें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा के चुनाव यदि वैलिड वोट हम लोग 8% प्राप्त कर लिए तो सीट जीते नहीं जीते उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा सा कट रहा है उसको देख लिया जाएगा। अगला है राज्य की लोकसभा की प्रत्येक 25 सीट में कम से कम एक सीट आपको प्राप्त हो। आपका जो बिहार है, हमारा जो बिहार है उसमें 40 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है, तो प्रत्येक 25 में कम से कम एक सीट हम लोग जीत जाएंगे तो हम राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे। तो ये सभी तरीके हैं। कहीं पे तरीका है कि केवल परसेंटेज लाइए, विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हो 8% आप लाइए राज्य स्तरीय पार्टी बनिए। कहीं पे है कि लोकसभा का चुनाव हो 6% लाइए और एक लोकसभा का सीट ले आइए तो आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे। कहीं पे है कि आप 6% सीट लाइए और 2 विधानसभा का सीट लाइए और आप राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएंगे। तो ये 2 तरीका हम लोगों ने देखा कि राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेंगे। अब देखेंगे कि इतना इंपॉर्टेंस क्या है इसका। इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जैसे ही आप राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी बनते हैं, आपका एक खास चुनाव चिन्ह हो जाएगा। दूसरा, आपको फ्री में निर्वाचन सूची प्राप्त हो जाएगी। राजधानियों में, राज्य के राजधानियों में, केंद्र के राजधानी में आपको ऑफिस आवंटित कर दिए जाएंगे। साथ ही टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण आप कर सकते हैं, अपने एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हैं। जब जब चुनाव होगा तो विधानसभा के चुनाव में आप स्टार प्रचारक कम से कम 40 तो आप रख ही सकते हैं। तो ये सभी लाभ है। खासकर आपको एक राजधानी में ऑफिस मिल जाएगा और एक आपका अपना चुनाव चिन्ह हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात हो जाता है। यही कारण है कि जब चुनाव होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि बात होगी अरुणाचल की और बिहार की जो जेडीयू पार्टी है या लोजपा पार्टी है, एलजेपी, ये सब अरुणाचल में जाके चुनाव लड़ती है और वहां पे पिछली बार जेडीयू ने 5 सीट को जीत भी लिया था, ताकि 3 से अधिक राज्यों में अगर हम लोग राज्य स्तरीय पार्टी बनेंगे तो सेंट्रल पार्टी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया जा सकता है। कारण है कि बिहारी जो हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं, तो ये बिहारी इन्हें वोट देते हैं। लोजपा भी है, वो मेघालय में भी जाके चुनाव लड़ती है और जीत भी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बिहार की क्षेत्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है और जीत जाती है कुछ सीट्स को। यही कारण है कि इन लोगों को सेंट्रल पार्टी बनना है, स्टेट पार्टी बनना है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे कि वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो एक हम लोग को जान लेना है, जो लेटेस्ट डेटा है, केवल और केवल 6 पार्टियां सेंट्रल पार्टी हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस हम लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में जाना, सबसे न्यू और लेटेस्ट पार्टी है जिसे केंद्रीय पार्टी बनाया गया है। साथ ही साथ मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी भी केंद्रीय पार्टी है। इनके कुछ एमएलए राजस्थान में भी जीते हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी जीते हुए। एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है वो नॉर्थ ईस्ट की एकमात्र पार्टी है जो सेंट्रल पार्टी है, संगमा साहब की पार्टी। 6 नंबर पे कम्युनिस्ट में 2-3 पार्टियां हैं, जिसमें एक है सीपीएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये एक नेशनल पार्टी है। सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा ले लिया गया है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नेशनल पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो अब केंद्रीय पार्टी नहीं है, उनसे राष्ट्रीय दर्जा ले लिया गया है। टीएमसी, ममता बनर्जी की टीएमसी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया, और एनसीपी, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की उनकी बेटी सुप्रिया सुले का है, उसे केंद्रीय पार्टी अब नहीं माना जाता है। इसके पीछे कारण है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको अब ये लोग फुलफिल नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी फुलफिल करती है, क्योंकि इनकी एक दिल्ली में गवर्नमेंट है, फुल फ्लेजेड दिल्ली में गवर्नमेंट है, फुल फ्लेजेड पंजाब में गवर्नमेंट है। इन लोगों ने
गोवा में भी चुनाव लड़ा है, कुछ सीट्स ले लिए हैं, और गुजरात में भी। तो 4 या 4 से अधिक हो गया है इन लोगों का राज्य में एंट्री, तो ये सेंट्रल पार्टी बन गए हैं। तो ये एग्जाम में जरूर पूछेगा कि सबसे लेटेस्ट केंद्रीय पार्टी कौन है। आम आदमी पार्टी पूछ सकता है किन्हें केंद्रीय पार्टी से दर्जा ले लिया गया है, तो टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सीपीआई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में जरूर पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है। बाघ से संबंधित क्वेश्चन है प्रतियोगिता दर्पण का, तो जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिख दिया गया है, इतना ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में इसे कोड कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म 1973 है, और वो गेंदबाज के लिए एक प्रकार का बाघ था, टाइगर था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। इस तरह से कोड करके आप याद रख सकते हैं, यदि याद नहीं रहता है तो। दूसरा कि प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष हुआ है, तो उसके उपलब्धि में या उपलक्ष्य में, यादगारी में एक आयोजन किया गया। चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ने पे याद रहता है। तो बाघ प्रोजेक्ट का 50 साल जब पूरा हुआ, तो एक समारोह किया गया, एक खुशियां मनाई गई, और वो जो खुशियां मनाई गई है मैसूर यूनिवर्सिटी में मनाई गई है। तो ये पूछा जा सकता है, कर्नाटक के मैसूर यूनिवर्सिटी में एक समारोह किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, 50 वर्ष पूरा हो गया। बाघ रिपोर्ट आता है, तो सबसे पहले बाघ रिपोर्ट पहले यहाँ देखिएगा कि 2006 में सबसे पहले मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में प्रकाशित किया गया। तो 2006 से बाघ रिपोर्ट लाया जा रहा है, कितना बाघ अभी है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघ रिपोर्ट आता है। तो जो सबसे लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा यहाँ पे है 3167 बाघ वर्तमान में उपलब्ध है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। 2022 की रिपोर्ट। ये पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो 2018 में जब रिपोर्ट आई थी तो 2967 था, यानी 200 बाघ 4 वर्षों में बढ़ गए हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम लोगों से पूछा जा सकता है कि कुल बाघ कितने हैं, कुल बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट यही है। लेटेस्ट में जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है चित्रकूट जिला, ठीक है, और एक छोटा सा शहर है चित्रकूट, वो मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया में जो चित्रकूट जिला और चित्रकूट शहर मध्य प्रदेश में, वहां एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में है, मोस्टली यूपी में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, पर्यावरण वन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हमारे पर्यावरण वन मंत्री हैं, राजस्थान के रहने वाले, राज्यसभा के सदस्य हैं बीजेपी के। अगला हमें समझना है कि मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग कैट शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता वगैरह को बोला जाता है। बिल्ली प्रजाति के ये लोग पशु हैं। तो पहले ये समझना है कि बिल्ली प्रजाति में 7 मुख्य बड़े जंतु आते हैं। पूछ सकता है कितने बड़े जंतु आते हैं, तो 7 बड़े जंतु आते हैं। पीसीएस लेवल के एग्जाम में किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो बिल्ली प्रजाति के 7 प्रमुख बड़े जीव हैं जो बिल्ली से संबंधित हैं। एक है बाघ, जो बिल्ली प्रजाति का, बिल्ली की तरह दिखता भी है। शेर है, तेंदुआ है, 3 नंबर पे तेंदुआ जो अक्सर शहरों में आ जाता है। हीम तेंदुआ है, प्यूमा है, प्यूमा एक कंपनी भी है जो बैट वगैरह बनाती है। जगुआर है, जो तेंदुआ के तरह ही दिखता है, ब्लैक कलर में भी जगुआर आता है, और चीता है। तो इन 7 प्रकार के जीव को बिल्ली प्रजाति का माना जाता है। बाघ और शेर को यदि आप छोड़ दीजिएगा तो तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा वगैरह सब एक ही तरह के कमोबेश दिखते हैं। तो अभी मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसने घोषणा की है, तो मोदी जी ने की है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा। ठीक है, यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर्स खत्म हो गया, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में ये समझना है, जो रशिया यूक्रेन का लगातार वॉर चल रहा है 1.5 साल से, 25 फरवरी को शुरू हुआ था 2022 में, 24-25 फरवरी को जो शुरू हुआ था 2022 में, उसका एक प्रभाव है कि फिनलैंड एक यूरोपियन
कंट्री है फिनलैंड, उन्होंने नाटो की सदस्यता ली गई है। नाटो से संबंधित भी एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में, यदि आप उसे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नाटो से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए नाटो के रूप लिए विस्तार पूर्वक यहाँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि कोशिश ये है कि वीडियो थोड़ा छोटा बने। तो अभी क्वेश्चन पूछेगा कि फिनलैंड नाटो की सदस्यता लेटेस्ट में किसने लिया है, तो फिनलैंड ने लिया है। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण 2 टर्म आया था, जोग्राफिकल टर्म्स, नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश का मतलब क्या होता है, तो आप यदि मैप में देखिएगा तो उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, यानी कि एक जोग्राफिकल और कल्चरल एरिया है यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में, जिसे नॉर्डिक देश कहते हैं। नॉर्डिक बना है नॉर्थ शब्द से, ये हमें ध्यान रखना है, उत्तर से बना है। जो ग्लोब है, तो ये हमारा ग्लोब है, उसके उत्तर के कुछ देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं। तो किन किन देशों को, तो यूरोप में यदि आप देखिएगा मैप, नॉर्वे को नॉर्डिक देश कहते हैं, स्वीडन को नॉर्डिक देश कहते हैं, फिनलैंड को नॉर्डिक देश कहते हैं। 3 यहाँ हो गया। जस्ट नीचे डेनमार्क को नॉर्डिक देश कहते हैं। ये 4 देशों को यूरोप में नॉर्डिक देश कहा जाता है। साथ में एक छोटी सी कंट्री है आइसलैंड, उसे भी नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। और एक कंट्री है ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है, उत्तरी अमेरिका से ज्यादा टच है, लेकिन अभी भी यूरोप का ये एक शहर है ग्रीनलैंड, जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है भारत पूरे दुनिया का। तो ग्रीनलैंड भी एक नॉर्डिक कंट्री है। ठीक है, अगर हम लोग इसे मैप में देखें तो नॉर्डिक कंट्री ज्यादा क्लियर होगा। ये हमारा मैप है, ये उत्तरी एरिया है, नॉर्दर्न एरिया है, या आर्टिक ओशन है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नॉर्दर्न ये नॉर्दर्न यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप का क्षेत्र, नॉर्थ यूरोप का क्षेत्र और अटलांटिक ओशन का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो है, ये सब हम लोग जो देख रहे हैं ये सब अटलांटिक ओशन। तो नॉर्थ यूरोप और अटलांटिक ओशन का क्षेत्र में से 4-5 जो देश हैं उसे नॉर्डिक देश कहते हैं। नॉर्थ से एकदम निकट है नॉर्वे, नॉर्थ से नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 देश। जस्ट नीचे छोटा सा देश है डेनमार्क, ये 4 देश नॉर्डिक देश है। एक आइसलैंड, ये भी एक देश है, द्वीपीय देश, ये नॉर्डिक कंट्री है। और ग्रीनलैंड, ये एक नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्थ से काफी क्लोज है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ग्रीनलैंड हालांकि उत्तरी अमेरिका से टच करता है, लेकिन ये अभी भी यूरोप का ही एक देश है और डेनमार्क का इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अधिकार है। तो ये नॉर्डिक कंट्री हो गया, इसे ही नॉर्डिक कंट्री हम कहते हैं। ठीक है, अगला टर्म आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा स्कैंडिनेवियाई कंट्री। अब स्कैंडिनेवियाई कंट्री किसे कहेंगे, नॉर्वे को कहेंगे, स्वीडन को कहेंगे और डेनमार्क को कहेंगे। तो कौन कौन है जो नॉर्डिक कंट्री से हट जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैप में तो हम लोगों ने भी देखा था, ये फिनलैंड, ये स्वीडन, ये नॉर्वे, ये डेनमार्क, ये आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये 4-5 जो देश हैं वो नॉर्डिक देश हैं। तो नॉर्डिक देश में से एक नॉर्वे, एक स्वीडन और एक डेनमार्क एक द्वीप पे स्थित है। ये जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया, ये एक द्वीप पर है। उस द्वीप का नाम है स्कैंडिनेवियाई द्वीप। और स्कैंडिनेवियाई द्वीप पर 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यही कारण है इन्हें स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्कैंडिनेवियाई कंट्री कौन है। तो नाम अगर उसमें दिया रहेगा फिनलैंड तो गलत हो जाएगा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। मोस्टली फिनलैंड दे दिया जाता है कंफ्यूजन के लिए। तो ये जो 4 नॉर्डिक कंट्री है उसमें से फिनलैंड को यदि आप हटा दीजिएगा तो 3 कंट्री स्कैंडिनेवियाई कंट्री बन जाएगा। स्कैंडिनेवियाई नामक वहां पे एक आइलैंड है, एक द्वीप है, यही कारण है इन 3 देशों के स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्डिक देश फिनलैंड अब नाटो का नवीनतम सदस्य बन गया है। इस प्रकार नाटो में 31 सदस्य आ गए हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सैन्य संगठन है और सैन्य सुरक्षा अपने सदस्य देशों को प्रदान करता है। इसमें जितना डिस्कशन है हम लोगों ने डिस्कस किया है एक वीडियो में, आप प्ले स्टोर पे देखिएगा तो काफी बेहतर ढंग से मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आएगी। अगला इंटरनेशनल क्वेश्चन है, सूडान में गृह युद्ध हुआ। सूडान, अगर आप मैप में पहले देखिए, मैप से पढ़ना बहुत जरूरी होता है और बहुत आसान भी हो जाता है। आप अगर मैप देखिएगा तो यहाँ पे सूडान, ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या है ना कि गृह युद्ध चल रहा है।
पहले जो सूडान था दो भागों में था, एक नॉर्थ सूडान, एक साउथ सूडान। तो दो देश को मिला के एक देश तो कर दिया गया जिसकी राजधानी खार्तूम, लेकिन जो आंतरिक मामला है वो अभी भी अस्पष्ट, जिसके कारण गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध होने के कारण यहाँ पे लगभग 3,000 भारतीय फंस गए। तो 3,000 भारतीयों को सऊदी अरब के मदद से भारत लाया गया है। सऊदी अरब के मदद से भारत लाया गया है, यानी कि सूडान के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने हमारा मदद किया है। ये भी ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। और सूडान एक पिछड़ा हुआ देश है जहाँ पे स्थिति हमेशा खराब रहती है। उसके पीछे कारण है कि तानाशाही व्यवस्था वहाँ आज भी चल रही है। यहाँ पे भी मैंने एक रफ मैप बनाया है सूडान का। सूडान के गृह युद्ध होने के पीछे कारण क्या है, छोटा सा यह समझ लेना कि एक राष्ट्रपति है वहाँ के, अब्देल फतेह, और उनको सपोर्ट करने वाली एक अर्ध सैनिक बल है, रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ। एक पैरामिलिट्री है जो वहां के तानाशाह राष्ट्रपति अब्देल फतेह को सपोर्ट करती है, और उनके विरोध में, उनके वर्सेस में राष्ट्रपति के सत्ता साझेदार मोहम्मद हमदान एक तरफ है, और इनको समर्थन दे रहा है वहां का कुछ सैन्य बल। यानी कि दो फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रहा है, एक सैन्य बल और दूसरा आरएसएफ के बीच वहां गृह युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ राष्ट्रपति अब्देल फतेह है और दूसरी तरफ उनके सदस्य साझेदार मोहम्मद हमदान है, ठीक है। ये मूल कारण है। तो वहां जो गृह युद्ध हुआ तो उसका भारत पे प्रभाव क्या पड़ा कि लगभग 2-3 हजार जो भारतीय वहां फंस गए थे उनको ऑपरेशन कावेरी के तहत, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ऑपरेशन कावेरी के तहत उन्हें ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत लाया गया है। किसने लाया है? भारतीय वायुसेना ने लाया है, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सऊदी अरब के मदद से। ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला इंपॉर्टेंट है, इसमें नौसेना का एक पोत है आईएनएस सुमेधा, वायुसेना और नौसेना के मदद से लाया गया। तो आईएनएस सुमेधा और दो विमान वायुसेना का, दो हरक्यूलिस विमान की मदद ली गई। तो नौसेना का सुमेधा पोत और वायुसेना का हरक्यूलिस विमान की मदद ली गई है, ठीक है। प्रवासियों को जेद्दा एयरपोर्ट के रास्ते लाया गया। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है, ऑपरेशन कावेरी को याद रखना। एक मिनट, अगला है संघाई सहयोग संगठन। एक शहर है चाइना में संघाई, एक शहर है चाइना में संघाई, उसी के नाम से एक संगठन बना है SCO, संघाई सहयोग संगठन। ये एक अंतर संघ सरकारी संगठन है, ये एग्जाम में पूछेगा। संघाई सहयोग संगठन में 8 देश मुख्य मेंबर हैं। ये 8 डिजिट हमें याद रखना है, 8 देश मुख्य मेंबर हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? संघाई शहर चाइना में, तो चाइना तो सदस्य होगा ही, रशिया सदस्य है, भारत सदस्य है, भारत सदस्य तो पाकिस्तान सदस्य होगा ही। ये 4 नाम तो हमें याद रखना है, कंफ्यूजन इसी 4 नाम पे होगा। कजाकिस्तान जो मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है, किर्गिस्तान, तो उज्बेकिस्तान जहां से बाबर भारत आया था, और चौथा ताजिकिस्तान। ये 4 देश सदस्य देश है। अब हम लोग इसे मैप पर थोड़ा देखें संघाई सहयोग संगठन को, तो इस तरह से याद रखना है कि रशिया नॉर्थ में है एशिया में, तो ये SCO का सदस्य है। रशिया के नीचे चाइना है, देखिए ये नीचे चाइना है, मंगोलिया तो है ही, लेकिन मंगोलिया के बाद दूसरे नंबर पे चाइना इसका सहयोगी देश है, सदस्य देश है। चाइना के बाद इंडिया इसका सहयोगी और सदस्य देश है 3 नंबर पे, और भारत अगर इसका सदस्य देश है तो पाकिस्तान भी सदस्य देश है। तो ये 4 मुख्य सदस्य देश हैं। और उसके बाद विशेष रूप से अफगानिस्तान के बाद का जो ये एरिया होता है भूगोल में, ये जो एरिया होता है भूगोल में, इसे मध्य एशिया कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी अफगानिस्तान को भी मध्य एशिया कहा जाता है, कभी कह भी सकते हैं अफगानिस्तान को मध्य एशिया, नहीं कहते हैं तो और बेहतर। तो ये जो है ना मिडिल एशिया है। इसका सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, वो संघाई सहयोग संगठन का है। छोटा सा देश किर्गिस्तान जो चाइना से टच कर रहा है, ताजिकिस्तान जो चाइना से टच कर रहा है, और एक उज्बेकिस्तान। तो 2 सटा हुआ देश, K फॉर किर्गिस्तान और K फॉर काजाकिस्तान, और 2 है, एक है ताजिकिस्तान और एक उज्बेकिस्तान। ये संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश है, ठीक है। तो
अभी जो है ना, संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है जिसमें राजनाथ सिंह ने शिरकत किया। बस इतना ही हमें जानना है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का तीसरा पॉइंट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें महत्वपूर्ण हम लोग को ये देखना है शॉर्ट में कि भारत, पहला टॉपिक है भारत पर विदेशी ऋण। भारत जो लोन लिए हुए है विदेश से, हम लोग भी लोन लेते हैं छोटे लेवल पे बैंक वगैरह से, तो हर कंट्री लोन लेती है विदेशों से। तो भारत पे जो विदेशी ऋण है वो 613 अरब डॉलर है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। लेटेस्ट डेटा है दिसंबर का। तो 613 अरब डॉलर भारत का विदेशी ऋण है जो जीडीपी का 19% है। ये हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों का जो विदेशी ऋण है लगभग 600 अरब डॉलर है और उसका 19% आता है, जीडीपी का 19% हम लोग विदेशी ऋण लिए हुए। आयात निर्यात का जो टॉपिक है उसमें से केवल हमें जानना है कि हम लोग निर्यात कितना किए हैं। तो एक साल में 2022-23 में एक साल में हम लोग 770.818 अरब डॉलर का निर्यात किए हैं। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 770 अरब डॉलर का हम लोग निर्यात किए और 892 अरब डॉलर का हम लोग आयात किए। 1.18 छोड़ सकते हैं। तो 770 का निर्यात और 892 का आयात, यानी कि निर्यात हम लोग कम किए हैं, आयात हम लोग ज्यादा किए हैं। लगभग 122 अरब डॉलर ज्यादा आयात हुआ है, ज्यादा सामान हम लोग मंगवाए हैं। आयात मतलब होता है इंपोर्ट यानी कि मंगवाना, और निर्यात मतलब होता है भेजना, एक्सपोर्ट। तो 122 अरब डॉलर का जो अधिक आयात हुआ है उसे ही हम लोग कहेंगे व्यापार शेष, ट्रेड बैलेंस। ठीक है, ट्रेड बैलेंस तब आता है जब आयात ज्यादा हो जाता है। जितना ज्यादा आयात हो जाता है उसे ही व्यापार शेष हम कहते हैं। तीसरा टॉपिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जहां एक और हम लोग विदेशी लोन लेते हैं, फिर एक और जहां हम लोग आयात निर्यात विदेशों से करते हैं, वही तीसरा एक टॉपिक है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। हम लोग के पास विदेश का पैसा रहेगा, विदेशी करेंसी रहेगी, तभी तो हम लोग आयात निर्यात कर सकेंगे। अगर हम लोग के पास डॉलर रहेगा तभी हम लोग आसानी से अमेरिका वगैरह में जाके खरीदारी कर सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार होना आवश्यक है, अधिक से अधिक होना चाहिए। तो लेटेस्ट डेटा है 778 अरब डॉलर का ये विदेशी मुद्रा भंडार अभी हम लोग के पास है मार्च 2023 में। ये कम और ज्यादा होता है। जितना ज्यादा विदेशी मुद्रा होगा, हमें मोटा मोटा ये समझना है कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर है। तो 778 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। और ये विदेशी मुद्रा भंडार बनता कैसे है? सबसे आसान तरीका पहले ये समझ लीजिएगा, अगर सरकार के पास गोल्ड है तो वो एक फॉरेन करेंसी के बराबर है। दूसरा, भारत सरकार जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो पैसा सुरक्षित रखे हुए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास सुरक्षित राशि जो है वो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। आईएमएफ के पास जो पैसा रखे हैं, हम लोग जो गोल्ड रखे हुए हैं वो भी एक फॉरेन करेंसी के बराबर है। और तीसरा, परिसंपत्तियां, एसेट्स, सरकार एसेट्स के माध्यम से भी, बॉन्ड के माध्यम से भी विदेशी मुद्रा भंडार रख सकती है। तो यही तीन तरीका है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो परिसंपत्तियों को देना है। सबसे अधिक परिसंपत्तियां ही हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार को बनाती है। ठीक है, फिर हमें जानना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका है और नंबर 2 पे चाइना है। इसे हमें याद रखना। रक्षा के क्षेत्र में जो आयात निर्यात हुआ है पिछले साल वो देखना है। तो रक्षा निर्यात जो हम लोग किए हैं बहुत बड़े पैमाना पे 15,920 करोड़ रुपया का, 15,920 करोड़ रुपया का हम लोग आयात, 15,920 करोड़ रुपया का हम लोग रक्षा निर्यात किए हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे पेन में प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये स्क्रीन जो है वो रुक नहीं पा रहा है। तो 15,920 रक्षा निर्यात है, ये डेटा याद रखना है। अगला है लॉजिस्टिक निष्पादन। अगला है लॉजिस्टिक निष्पादन। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है कि
सामान जो कहीं पे बनता है उसे 4 व्हीलर मल्टी व्हीलर के माध्यम से लाया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है, उसके बाद होम डिलीवरी वगैरह होती है, दुकानों में पहुंचाई जाती है। इसी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। और लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स में, जो लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उसमें 1 नंबर पे सिंगापुर है और 38 नंबर पे भारत है। 1 नंबर पे सिंगापुर है, 38 नंबर पे भारत है। ठीक है। भारत के प्रमुख निर्यात इंजीनियरिंग गुड्स, फिर हम लोग निर्यात करते हैं पेट्रोलियम उत्पाद का, और तीसरे नंबर पे हम लोग निर्यात करते हैं रत्न एवं आभूषण का। इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम उत्पाद और रत्न एवं आभूषण, इन 3 सामानों का सबसे अधिक हम लोग निर्यात करते हैं। नेक्स्ट है आयात। कौन सा सामान हम लोग मंगवाते हैं? तो सबसे अधिक हम लोग मंगाते हैं पेट्रोलियम और खनिज तेल का आयात होता है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का, कोयला का, और एक है सोना। तो इन 4-5 चीजों का सबसे अधिक हम लोग आयात करते हैं। पेट्रोलियम का सबसे अधिक आयात होता है। एक क्वेश्चन है, देश की पहली वाटर मेट्रो, पहली वाटर मेट्रो को चीन में शुरू की गई है। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फोर्ब्स एक पत्रिका है, क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ब्स एक पत्रिका है दुनिया की, फोर्ब्स एक पत्रिका है दुनिया की, अमेरिका की पत्रिका है। वो अभी एक लिस्ट जारी की है जिसमें एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति है। प्रतियोगिता दर्पण जो डेटा है उसके बाद एक लेटेस्ट डेटा आ गया है, एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति है, जो ट्विटर, टेस्ला, स्पेस एक्स के मालिक हैं पूरे दुनिया में। और भारत में मुकेश अंबानी, और जो वर्ल्ड वाइड ये 9वें नंबर पे है, ये हमें याद रखना है। नंबर 2 पे गौतम अडानी है, 3 नंबर पे शिव नाडार, 4 नंबर पे साइरस पूनावाला जो कोविड का इंजेक्शन बनाते हैं। एक क्वेश्चन है, जनसंख्या रिपोर्ट अभी संयुक्त राष्ट्र की आई है, उसमें भारत नंबर 1 पे आ गया है जनसंख्या में। 142 दशमलव, पहला देखिएगा 142.9 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत 1 नंबर पे, और 142.6 करोड़, यानी 3 करोड़ हम लोग चाइना से ज्यादा हो गए हैं। 3 नंबर पे अमेरिका, ये बहुत जानना जरूरी है कि तीसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? अमेरिका का। 4 नंबर पे इंडोनेशिया, वही देश जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, और 5 नंबर पे पाकिस्तान। ठीक। प्रतियोगिता दर्पण वन लाइनर का चौथा भाग है नवीनतम सामान्य ज्ञान। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है, एसोचैम के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह। एसोचैम का पहले नाम इंग्लिश में लिखिएगा, ASSOCHAM। एग्जाम में पूछ सकता है एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसोचैम हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में एक ही नाम है। एसोचैम का मतलब होता है, इतना मतलब हुआ एसोसिएट्स, द एसोसिएटेड, सी मतलब चैम्बर्स, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तात्पर्य यह है कि एसोचैम जो है एक एसोसिएशन है, एक संगठन है। किसका संगठन है? कॉमर्स का और इंडस्ट्री का, उद्योग का, वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग का ये एक संगठन है। प्राइवेट संगठन है, गवर्नमेंट संगठन है, ये भी ध्यान रखना है। एक प्राइवेट संगठन है। किसने बनाया है? बिजनेसमैन लोगों ने बनाया है, जो भारत में बिजनेस करते हैं बड़े बड़े लोग, उन लोगों ने एसोचैम को बनाया है अपने सुविधा के लिए, ताकि भारत और भारत से बाहर उनका वाणिज्य और इंडस्ट्री अच्छे से फल फूल सके। जमशेदजी टाटा वगैरह का इनमें बहुत योगदान है। 1927 में ही इसे एसोचैम को बना लिया गया। वर्तमान में अध्यक्ष अजय सिंह है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, ठीक है, जिसका काम है भारत में अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से चले। सरकार को ये लोग कॉपरेट भी करते हैं, साथ में भारत में वाणिज्य और इंडस्ट्री का विकास हो, ये इनका काम है। 1927 में एस्टैब्लिश किया गया। अगला है, LIC के MD बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। इसे आपको सीधा सीधा याद रखना होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। एक पुरस्कार होता है KK बिरला फाउंडेशन पुरस्कार। KK बिरला फाउंडेशन है, प्राइवेट फाउंडेशन है, वो 3 प्रकार का सम्मान देती है, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। बिहारी एक कवि थे जो राजस्थान के मूल रूप से रहने वाले थे, इनका बिहार से कोई ताल्लुकात नहीं। तो सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान या बिहारी पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन प्रति वर्ष देती है। ये 3 क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है।
एग्जाम में जब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन के बिरला फाउंडेशन देती है, यदि नाम सरस्वती सम्मान का है तब बता देना है, व्यास सम्मान को बता देना और बिहारी सम्मान को बताना है। सरस्वती भी एक नदी है, व्यास भी एक नदी है, ये दोनों नदी के नाम पे है। और एक बिहारी थे, बहुत बड़े कवि राजस्थान के, उनके नाम पर यह पुरस्कार मिलता है राजस्थान में। तो सरस्वती सम्मान 2022 में शिव शंकरी देवी को मिला है। प्रतियोगिता दर्पण में फोटो भी इनका है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सूर्यवामशम, सूर्यवामशम। प्रतियोगिता दर्पण में आप देखिएगा लिखा हुआ होगा सूर्यवामशम नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा है शिव शंकरी देवी ने, इसके कारण इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है। एक पुस्तक लिखा गया है पागल खाना, वो लिखा गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा। पागल खाना नामक पुस्तक ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इन्हें व्यास सम्मान बिरला फाउंडेशन ने दिया है। तीसरा है बिहारी पुरस्कार, माधव हांडा को बिहारी पुरस्कार मिला है। इन्होंने पचरंग चोला नामक, कुछ लंबा नाम था हम इसको शॉर्ट कर दिए हैं, पचरंग चोला नामक उपन्यास लिखा है, इसके लिए इन्हें बिहारी सम्मान मिला है। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट की एक पत्रिका होती है विजडन, ठीक है, 1964 से प्रकाशित हो रही है। यह प्रतिवर्ष क्रिकेटर्स को, महिला क्रिकेटर्स हो या पुरुष, उन्हें सम्मान देती है। तो पिछले वर्ष 2022 में इन्होंने 3 प्लेयर्स को सम्मान दिया है क्रिकेट के क्षेत्र में। तो बेन स्टोक मेल में और फीमेल में बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया की, इन्हें विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और T20 के लिए हमारे मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव को T20 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, विजडन पत्रिका। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है प्रोफेसर CR राव से संबंधित। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार मिला है। सांख्यिकी के बहुत बड़े विद्वान हैं और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को 2023 में मिला है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार है, सांख्यिकी के क्षेत्र का नोबेल प्राइज माना जाता है। CR राव भारतीय हैं जो पूरी तरह से अब अमेरिका में बस गए हैं। इनका भी फोटो प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस इंडिया। प्रतिवर्ष मिस इंडिया चुनी जाती है फेमिना के द्वारा। फेमिना मिस इंडिया जो इम्फाल में हुआ है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल में फेमिना मिस इंडिया का आयोजन किया गया। और फेमिना मिस इंडिया जो लेटेस्ट बनी है उनका नाम है नंदिता गुप्ता। जो मिस इंडिया बनती हैं वो सीधा क्वालिफाई कर जाती हैं मिस वर्ल्ड के लिए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। नेक्स्ट है एक फ्रांसीसी सम्मान मिला, जो फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, बैलन डियोर संबंधित ऐसा कुछ नाम है। किरण नडार को, HCL के जो मालिक है उनकी पत्नी है किरण नडार, उन्हें फ्रांसीसी सम्मान मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। फिल्म फेयर पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है फिल्म के क्षेत्र में। तो 2022 का फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावारी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को मिला है बधाई 2 मूवी के लिए। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गंगूबाई काठियावारी की अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार गंगूबाई काठियावारी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को दिया गया। बस इतना ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद सिर्फ पेज भर दिया गया है प्रतियोगिता दर्पण पर। अप्रैल में जो महत्वपूर्ण दिवस है उसे हम लोग याद रखेंगे, जो महत्वपूर्ण है। 3 अप्रैल महत्वपूर्ण है, हिंदी रंगमंच दिवस, ये महत्वपूर्ण है। 5 नंबर वाला बहुत महत्वपूर्ण है, 5 अप्रैल वाला राष्ट्रीय नौवहन दिवस। पहला जहाज था व्यापारिक जहाज अंग्रेजों के समय में, जो बॉम्बे से व्यापार के लिए इंग्लैंड गया था 5 अप्रैल को। उसी कारण 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है। समता दिवस भी 5 अप्रैल को मनाया जाता है। बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन है। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, बिहार के रहने वाले हैं, भोजपुरी एरिया के। इन्हीं की बेटी का नाम है मीरा कुमार, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, हार गई और लोकसभा अध्यक्ष भी बनी थी, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष है। 6 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट है, विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों? विकास एवं शांति के लिए। 6 ये डेट याद रखना कि 6 अप्रैल 1896 को आधुनिक युग में पहली बार ओलंपिक का आयोजन एथेंस में किया गया था।
यही कारण है कि 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस विकास एवं शांति के लिए। और ऐसा माना जाता है कि 776 बीसी को, बिफोर क्राइस्ट में, एकदम प्राचीन काल में यूनान में कभी ओलंपिक टाइप का खेल होता था, जिसे फिर से शुरू किया गया था 1896 को 6 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट है 10 अप्रैल का विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी बहुत कारगर दवा होती है जो फूल पत्ती पौधों से बनाया जाता है। एक प्रकार का आयुर्वेदिक टाइप का ही ये दवा है। जर्मनी के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हेनीमैन, उन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इन्हें होम्योपैथी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अप्रैल का राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर, कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 18 अप्रैल में अब आना है विश्व विरासत दिवस। ये महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल वाला महत्वपूर्ण है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। और खोंग जॉम दिवस, मणिपुर में जो अपने स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके ये नेत्री थे। खोंग जॉम दिवस उन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और कॉपीराइट डे भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल जो सचिन का जन्मदिन है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। ये सब आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। ठीक है, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अब हम लोग को देखना है महोत्सव में श्री अन्न महोत्सव। जो मोटा अनाज होता है उसे केंद्र सरकार ने भी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी श्री अन्न नाम दिया है। विशेष रूप से मोदी जी ने मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, तो श्री अन्न नाम दिया गया है मोटा अनाज को। और श्री अन्न महोत्सव मनाया गया है कहाँ? जोधपुर में। और मोटा अनाज को इंग्लिश में मिलेट्स बोला जाता है। मोटा अनाज में रागी आता है, जौ आता है, ज्वार आता है, बाजरा है, बाजरा हो गया, मक्का है, ये सभी को मोटा अनाज बोला जाता है। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से हरियाणा में, राजस्थान में मोटा अनाज का पैदावार किया जाता है और सबसे अधिक मोटा अनाज का पैदावार राजस्थान में ही होता है। नेक्स्ट एक सम्मेलन हुआ है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन। कहाँ? नई दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में हम लोगों को देखना है। ऑपरेशन कावेरी हम लोगों ने देखा हुआ है। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। जब यूक्रेन में कुछ स्टूडेंट फंस गए थे तो उन्हें लाया गया था, जो रशिया यूक्रेन वॉर के समय पिछले साल 2022 में, तो उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है कोप इंडिया 2023। ये क्या है? भारत और अमेरिका का एक संयुक्त अभ्यास है। लगभग प्रति वर्ष होता है कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच। वायु सेनाओं का ये द्विपक्षीय अभ्यास होता है। इस पर पश्चिम बंगाल में कलाई कुंडा में हुआ। ये पूछ सकता है कहाँ हुआ है, तो कलाई कुंडा में हुआ है। इस तरह का जो संयुक्त अभ्यास होता है उसमें पूछा जाता है कि कहाँ हुआ है ये संयुक्त अभ्यास, किनके बीच हुआ है संयुक्त अभ्यास। यही दो ध्यान रखना है। और तीसरा ये भी ध्यान रखना है कि किस सेना के बीच हुआ। वायु सेना के बीच हुआ है, थल सेना के बीच हुआ है, या जल सेना के बीच हुआ है, ये ध्यान रखना है। यानी कि अगर कोप इंडिया हुआ है तो कहाँ हुआ है, तो हम लोग को बताना है कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल। किनके बीच? तो भारत अमेरिका। और किस सेना के बीच? तो भारत अमेरिका की वायु सेनाओं के बीच हुआ। कब हुआ है ये नहीं पूछेगा। अब अगला अभ्यास है ओरियन, जो महत्वपूर्ण। ये अभ्यास है बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास, यानी कि 2 से अधिक देशों का वायुसेना इसमें शामिल हुआ है। बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास है ओरियन। फ्रांस में आयोजन हुआ और इसमें भारत ने हिस्सेदारी भी की है। ठीक है, एक अभ्यास है एक्सरसाइज अजय वॉरियर। इंपॉर्टेंट है, भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन और भारत के बीच अजय वॉरियर हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ब्रिटेन में हुआ है। एक्सरसाइज
इनियोचोस, एक्सरसाइज इनियोचोस। इसमें ये भी बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है, अंतर्राष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है। इनियोचोस यूनान में हुआ, भारत की इसमें हिस्सेदारी है। स्लाइनेक्स भी इंपॉर्टेंट है, ये तो नाम से पता चल रहा है, स्लाइनेक्स। एस एल फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया, EX फॉर एक्सरसाइज। तो स्लाइनेक्स 2023 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, और जब भी भारत श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होता है तो जनरली वो नौसेनाओं के बीच होता है, ठीक है, कोलंबो में। तो ये था अभ्यास। अब हम लोग को देखना है जून का खेल कूद, जो स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कि एक जगह लिखा हुआ होगा MCC, इसे जनरली लोग बोलते हैं मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, लेकिन मेलबोर्न क्रिकेट क्लब नहीं होता, इसे कहा जाता है मैरिलबोर्न। मेलबोर्न तो एक शहर का नाम है, ये है मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब, और ये उपाधि प्रदान करता है। तो अभी 5 भारतीयों को उपाधि प्रदान किया। उन 5 भारतीयों का नाम आपको ध्यान में रखना, जिसमें कि महेंद्र सिंह धोनी, शायद यहाँ पे कट गया है, आप देख लीजिएगा प्रतियोगिता दर्पण में, युवराज सिंह, इन सभी को मानद उपाधि प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला है एशियाई बैडमिंटन चैंपियन, एक हुआ है एशियाई बैडमिंटन चैंपियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछेगा। UAE में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, UAE में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, ये एग्जाम में पूछेगा। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप UAE में हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड अमीरात में, अरब अमीरात में, जहां दुबई है। और इसमें भारत ने जीता है युगल में, सात्विक साई और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, सात्विक साई और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। अगला है शतरंज विश्व चैंपियन, कौन बने हैं, एक व्यक्ति है, उनका नाम है डिंग, चाइना के रहने वाले डिंग, वो शतरंज में विश्व चैंपियन बन गए हैं। एक इंपॉर्टेंट है लास्ट, विश्व कप निशानेबाजी में भारत का स्थान दूसरा है, आया है, विश्व कप निशानेबाजी में भारत का स्थान दूसरा है। बस इतना ही जो जून का करंट अफेयर्स है प्रतियोगिता दर्पण का, ये महत्वपूर्ण है। इतना यदि हैंड रिटन नोट्स आपके पास है तो 1 से 2 घंटा में आप पढ़ लीजिएगा और जून कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि जून का जो करंट अफेयर्स होता है वो उसमें मुख्यतः अप्रैल का ही मटेरियल होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी होता है कि भाई जून का करंट अफेयर्स है, इसमें जून है ही नहीं, कारण है कि वो थोड़ा लेट चलता है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण वन लाइनर टाइप का खत्म हो गया है, और ये भी अब हम लोग अगर इसमें सही रिस्पॉन्स रहा तो अगले मंथ से दोनों प्रतियोगिता दर्पण को थॉरोली और एक वन लाइनर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं अब हम लोग जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण में। धन्यवाद।